Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your चैताली मैम। तो जैसे कि हमने डी एन एफ ब्लॉक सीरीज स्टार्ट करी थी और जहाँ पर हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारा डिस्कस कर लिया था। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आते हैं। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके सिलेबस में सिर्फ गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना सिलेबस में गिवन है आप सिर्फ इसी को ही प्रैक्टिस करें, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक और चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर। बस आप इतना सा अगर कर लेंगे तो आपके लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट है। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स पर। अब यहाँ पर ना हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, कलर ऑफ कंपाउंड्स। तो वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था कि कभी भी अगर D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो जो भी कंपाउंड्स होंगे वो होंगे कलरलेस। कलरलेस मतलब दे विल बी वाइट कलर, उनका जो कलर अपीयर होगा दैट विल बी वाइट। अब कलर ऑफ कंपाउंड जो हमें देखने को मिलते हैं वो दो रीज़न की वजह से, एक होता है डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन हमें कब देखने को मिलेगा, तो जैसे हम D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, विद इन द डी ऑर्बिटल यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होता है। जैसे सपोज करो अगर मैं कह रही हूँ कि ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो ये जो T2G का इलेक्ट्रॉन है वो EG में जा सकता है। इसका मतलब D से D का ट्रांजिशन, और क्योंकि यहाँ पर एक से दूसरे लेवल पर जा रहा है और वापस जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कुछ ना कुछ रेडिएशन रिलीज़ करेगा और उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, इसीलिए हमें कलर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा रीज़न होता है चार्ज ट्रांसफ़र। अब चार्ज ट्रांसफ़र किस में देखने को मिलेगा, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब यहाँ पर जो भी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए हैं हमारे ज़ीरो। क्योंकि ये डी ज़ीरो है इसका मतलब होना क्या चाहिए था, कलरलेस। कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कलरलेस, पर ये फिर भी कलर दिखाते हैं। क्यों कलर दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन टेम्परली दे देगा मैंगनीज को। तो जैसे ही उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो D0 से हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया किसमें, D1 में। और क्योंकि अब D1 आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर कलर दिखेगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है जहाँ पे एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन। तो आप जो कंपाउंड एग्जांपल देख रहे हो KMnO4, K2Cr2O7, अगर आप इनका कलर पूछते हो तो कलर क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र टेक्निक। अगर हम इनकी नेचर की बात करें कि और क्या क्या देखने को मिलता है कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आता है हमारे पास में ऑक्साइड्स या ऑक्सो अनायन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगेन दी नेचर एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, या फिर अगर इसके नेचर है तो दे आर रिड्यूसिंग। जो हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है ऑक्साइड्स का हमने जनरली जो भी डिस्कशन किया है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। तो अगर हम बात करें मैंगनीज़ की, क्योंकि मैंगनीज़ का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक नेचर का बनाएगा। अब कोवेलेंट, तो कोवेलेंट और आयनिक हम कैसे देखते हैं, ड्यू टू फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, वो जो भी होगा वो हमारे लिए कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। तो Mn2O7, तो जनरली यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या एम्फोटेरिक नेचर। जैसे अगर क्रोमियम को देख रहे हो, देखो CrO मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr2O3 मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और CrO3 मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 से +6 हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, तो +2 क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, +3 मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक हो जाएगा, और +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए एसिडिक हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड्स का नेचर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है दैट इज़ वेनेडियम का।
वेनेडियम में अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहे हो तो बेसिक नेचर कम हो जाता है, पर पूरी तरीके से वो एसिडिक में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर +3 की बात कर रहे हैं तो वो बेसिक होगा, +4 उससे कम बेसिक होगा, एंड +5 ऐसे क्या होना चाहिए था, हम क्या बोलते हैं क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एसिडिक होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। V2O5 एम्फोटेरिक नेचर का है, तो एम्फोटेरिक नेचर है, इसका मतलब क्या, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि V2O5 एम्फोटेरिक है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा ऑक्सो अनायन, दैट इज़ VO4 3-, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा VO4 पॉजिटिव, दैट इज़ ऑक्सो कैटायन। बस। और एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपको पता है स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो EO टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, पर स्कैंडियम नहीं बनाता। स्कैंडियम का ऑक्साइड कैसे मिलेगा हमें, Sc2O3 टाइप का। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो EO टाइप का ऑक्साइड बना सकते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। अब हम आते हैं दूसरे कंपाउंड पर, दैट इज़ पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एक तो इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने इनकी जनरल प्रिपरेशन भी लिखी है, तो जनरल प्रिपरेशन का मेथड मैं बताती हूँ कि आपके पास है मैंगनीज ऑक्साइड। इस मैंगनीज ऑक्साइड को आपने क्या किया, मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई KOH और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या करा, KOH एक बेस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है, तो एक ऑक्सीजन डोनेटिंग स्पीशीज़ चाहिए। यहाँ से हमारे पास बनेगा पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट है। और जैसे ही आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपको मिलेगा पोटेशियम पर मैंगनेट MnO4- और साथ में वापस से MnO2। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड से आप पहले बनाएंगे पोटेशियम मैंगनेट, फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो पोटेशियम पर मैंगनेट मिल जाएगा। और दूसरा सेम हमारे पास में सेम ऑन द सेम प्रोसेस कि मैंगनीज ऑक्साइड का अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और साथ में KNO3। अब KNO3 क्या करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है ना, KNO3 उसको डोनेट करने का काम करता है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर देगा। फिर यहाँ से हमारे पास बनेगा पोटेशियम मैंगनेट और उसी के थ्रू वापस से आप बना सकते हो पोटेशियम पर मैंगनेट। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये दोनों ही सेम हैं, एक इंडस्ट्रियल वे में है और एक जनरल प्रोसेस है। तीसरी जो रिएक्शन है दैट इज़ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब अगर MnO4 2- मतलब पोटेशियम मैंगनेट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा यहाँ पर पोटेशियम पर मैंगनेट और दूसरा मैंगनीज ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है थायोसल्फेट के साथ में Mn2H S2OH2- विद H2O। तो ये जनरली इस रिएक्शन को पूछा नहीं जाता है, जो क्वेश्चन या पूछना चाहते हैं वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती हैं क्या है कि डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्पैरेंटली सॉल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूबल है। अगर हम KMnO4 को हायर टेम्परेचर पर हीट करें, मतलब 513 केल्विन पर हीट करें, तो ये अगेन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, जहाँ पर K2MnO4 बनेगा और साथ में MnO2 बनेगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ देखो MnO4 2- का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है MnO4- और MnO2। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं कह रही हूँ KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट को अगर मैंने हीट किया तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा इनटू K2MnO4 और MnO2। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक होगा रिडक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, अगर मैं K2MnO4 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीजन के साथ में -8 +6, तो यहाँ पर मैंगनीज के साथ में हो जाएगा +6 और MnO2 में +4। तो यहाँ देखो
+7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक है +6 और दूसरा है +4 में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखो अगेन इट इज़ इन +6 +7 एंड +4 में, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है या कोई रिएक्टेंट 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट बना रहा है, उसको ही हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद है इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये उसके यूजेस है पोटेशियम पर मैंगनेट के, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, डीकलराइजेशन या यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज़। तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन या केमिकल बॉन्डिंग से। यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास है p ऑर्बिटल, हमने पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट p ब्लॉक का है, उसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और मैंगनीज d ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके पास में d ऑर्बिटल है। इसका मतलब मैंगनेट आयन में p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल और मैंगनीज के पास d ऑर्बिटल, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ p पाई d पाई। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हम मेथड 2 मीडियम में पढ़ेंगे, एक है एसिडिक मीडियम में और दूसरा है अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में आपको क्या याद रखना है कि KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। इसका मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ये आपके पास में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मैंने पूरी रिएक्शन लिखी है ये फर्स्ट हाफ ऑफ रिएक्शन दैट इज़ 8H+, मतलब क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और 4H2O अगेन उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये वाला पोर्शन आपने रेडॉक्स में पढ़ा है। कैसे, तो मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रही हूँ, आपको याद रखना है, दैट इज़ अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में क्या करो, सबसे पहले एटम को बैलेंस करो अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सारे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद आपको चेंज इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो जैसे यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखोगे कि मैंने पूरी जो भी हाफ रिएक्शन लिखी है वहाँ हर जगह 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो भी चेंज इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको इसका प्रोसेस बताऊँ तो एसिडिक मीडियम के लिए रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, उन एलिमेंट्स के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद देखो ऑक्सीजन कहाँ पर कम है। अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो जहाँ ऑक्सीजन कम है उस जगह पर H2O ऐड कर दो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, H2O को ऐड कर दो। सपोज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप क्या करोगे, 4H2O ऐड कर दोगे, और फिर उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन और इसको बैलेंस करने के लिए आप ऑपोजिट साइड में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन ऐड करोगे। अगर हमने 4H2O ऐड किया, इसका मतलब 8 हाइड्रोजन हो गए, तो ऑपोजिट साइड में, अगर आप प्रोडक्ट साइड में वाटर ऐड कर रहे हो तो ऑपोजिट साइड में आप 8H+ आयन ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आप एसिडिक मीडियम में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट या जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ ये है वर्ड हमारा फ्यूजन। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने लिखी है रिएक्शन MnO4 with 8H+ give +5 electrons give Mn2+ and 4H2, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ रिएक्शन है, और सेकेंड हाफ ऑफ रिएक्शन मैंने अगेन ब्लू में लिखी है। तो अब आपको ये याद रखना है कि कौन से आयन को पोटेशियम पर मैंगनेट किस आयन में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है दैट इज़ फ्यूजन। फ्यूजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F स्टैंड्स फॉर आयरन, मतलब Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा। देन क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या, किसी भी आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास SO3 को सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, S2- सल्फाइड आयन को, S2- मतलब सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। देन स्टेनिक आयन, स्टेनस Sn2+, टिन जो है, टिन को स्टेनिक आयन में कन्वर्ट करेगा। देन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा,
ऑक्जेलेट C2O4 2- को CO2 में, और सबसे लास्ट में नाइट्राइट को नाइट्रेट में। तो हमारा जो टर्म है या जो ट्रिक है वो क्या बताता है, फ्यूजन। तो ये आपको आयंस याद करने में हेल्प करेगा। फ्यूजन, F फॉर आयरन, S फॉर सल्फाइड, देन S फॉर सल्फाइड, देन स्टेनस टिन, देन I फॉर आयोडाइड, O फॉर ऑक्जेलेट एंड N फॉर नाइट्राइट। तो ये उनका कन्वर्जन है। तो अगर आपसे कभी कोई पूरी कंप्लीट रिएक्शन पूछी जाएगी तो क्या करोगे, ये फर्स्ट हाफ ऑफ रिएक्शन है और जिस भी आयन का पूछा है उसकी रिएक्शन यहाँ लिखी है, दोनों को ऐड कर दो और आप कंप्लीट रिएक्शन बता सकते हो। अगर मैं रिएक्शन बोल रही हूँ कि KMnO4 की रिएक्शन हो रही है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ इन एसिडिक मीडियम। H2SO4 क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ देखो K2SO4, ये तो हमारा हो गया पहला वाला प्रोडक्ट। फिर है MnSO4। यहाँ पर जो याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम में मैंगनीज क्या होता है, +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर देखो, अगर वैसे ही अगर जैसे हमने एसिडिक मीडियम का देखा, वैसे अगर मैं अल्कलाइन मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पहले एलिमेंट को बैलेंस करोगे। एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसको छोड़ के आपको सबको बैलेंस करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विद चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको देखना है जहाँ ऑक्सीजन कम है, हमने पहले क्या देखा था, जहाँ ऑक्सीजन कम है उस जगह पर हम H2O ऐड कर रहे थे। अब बेसिक मीडियम के लिए आप क्या करोगे, जहाँ ऑक्सीजन कम है उसके ऑपोजिट, तो ऑक्सीजन कम तो उसके ऑपोजिट आपको ऐड करना है क्या, H2O, और उस पर्टिकुलर के ऑपोजिट फिर आपको ऐड करना है OH- आयन। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ OH- आयन ऐड करो और फिर उसके ऑपोजिट वाटर आयंस को ऐड कर दो या वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दो। तो इसकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमने लिखी है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, मतलब +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो दो चीज़ें याद रखनी, एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में, और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में। अगर मैं बात करूँ किस आयन को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 ही आयन आपको याद रखना है। आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है IO3-, और थायोसल्फाइड H2O3 को कन्वर्ट करता है SO4 2- में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट ईयर में कि ऐसी कौन सी गैस, ऐसा कौन सा आयन है जो पोटेशियम पर मैंगनेट को कलरलेस कन्वर्ट कर देता है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट क्या है, पर्पल कलर का है। और यहाँ पर जो SO2 गैस है हमारी, वो SO2 गैस इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, Mn2+ में, और Mn2+ में कन्वर्ट होने के कारण ये कलरलेस हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कौन सी गैस है जो रिएक्शन या KMnO4 को कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है, तो दैट इज़ SO2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या करेगा, अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ओर से, जिसको हम कहते हैं आयरन क्रोमेट ओर। आयरन क्रोमेट ओर की रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बोनेट के साथ, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Na2CrO4 या फिर K2CrO4, और फिर उसका करवाएंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हमें K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 मिलेगा। और अगर हमें Na2Cr2O7 मिल रहा है तो हम उसकी रिएक्शन करा देंगे KCl के साथ, तो हमारे पास अगेन K2Cr2O7 मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पर मेटल कार्बोनेट कौन सा ले रहे हो, सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा। उस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन आपको KCl से करानी होगी, तो आपके पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो क्रोमेट आयन का और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आप हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ये प्रॉपर्टी
क्या, जो क्रोमेट आयन होता है दैट इज CrO4 - अगर आप उस क्रोमेट आयन को एसिडिक नेचर में डालेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर बेसिकली कलर चेंज होता है। तो K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का, और क्रोमेट आयन CrO4 - होता है येलो कलर का। तो अब ये क्या है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाता है कि अगर कोई एसिडिक मीडियम है और उसके अंदर आप क्रोमेट आयन डाल रहे हो और वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो मीडियम है वो एसिडिक है। अगर आप डाइक्रोमेट को किसी बेसिक मीडियम में डाल रहे हो तो वो ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ ही साथ में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। फिर अगर बात करें कि कैसी केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए अगेन सेम फॉलो करना है, पर यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कन्वर्जन नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही हाफ रिएक्शन याद करनी है कि K2Cr2O7 Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो +6 से +3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 3, पर यहाँ पर एटम कितने हैं क्रोमियम के, 2 एटम है, तो एक क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम से 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूँ कि किन आयंस को ये कन्वर्ट करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर Fe फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो Fe2+ से Fe3+ में, देन SO3 - सल्फाइड को सल्फेट में। फिर अगेन यहाँ पर जो हमने KMnO4 में पढ़ा था कि SO2 गैस को कन्वर्ट करते हैं तब वहाँ पर कलर चेंज होता है, पर अगर आप K2Cr2O7 की बात कर रहे हो तो SO3 से SO4 में जब जाता है तो भी कलर चेंज होता है। सल्फाइड को सल्फर में करेगा, स्टेनस को स्टेनिक में करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में, C2O4 को CO2 में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, और SO2 गैस को SO4 में। तो कन्वर्जन दोनों ही आयंस या कंपाउंड्स में सेम है एसिडिक मीडियम में, तो दोनों का एसिडिक मीडियम याद रखो। फिर मैंने क्या बताया, रेडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो आपके पास दोनों जगह क्वेश्चन आता है, एक तो यहाँ पर डी ब्लॉक में और एक रेडॉक्स में भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स को बैलेंस करना है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसको छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करो। फिर चेक करो फॉर चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एटम के लिए है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 एटम के लिए है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आप क्या करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और उसके ऑपोजिट आप H+ आयंस ऐड करेंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो जहाँ पर, या अल्कलाइन मीडियम है, ऑक्सीजन कम है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर H2O ऐड करो और उसके ऑपोजिट आप ऐड कर दो OH- आयंस बैलेंस करने के लिए। तो सपोज करो 4H2O है, इसका मतलब क्या हो गया, 8H आयंस OH- आयंस हो गए। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करना होगा। आप यहाँ से अगर ऐसे बैलेंस करोगे तो आपकी सारी रिएक्शंस बैलेंस हो सकती है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन से मैं आपको डी ब्लॉक कंपाउंड्स और साथ साथ में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो भी मैं सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज़ CrO5 का स्ट्रक्चर। CrO5 का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अगर आप इसको नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +10 दिखेगा। +10 तो क्रोमियम दिखाता नहीं है, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्रोमाइड CrO5 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जहाँ पर हमारे पास 2 परऑक्साइड लिंकेज है, इसलिए ये -1 +2, यहाँ पर ये -1 +2 और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। तो ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 परऑक्साइड लिंकेजेस होते हैं, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है।
आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी के साथ में शेयर करो। थैंक यू।